नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 25 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीएससीज में रिफॉर्म से संबंधित, पब्लिक सर्विस कमीशंस में रिफॉर्म से संबंधित 19 और 20 दिसंबर को ना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। तो ये एक मौका है पीएससीज में रिफॉर्म लाने का। इस मुद्दे पे हिंदू में आर्टिकल आया है। कौन से मुद्दे हैं, क्या चेंज होना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। आप भी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। दूसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे G20 का समिट हुआ, क्या आउटकम निकल के आई, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या पॉइंट सजेस्ट किए। तीसरा आर्टिकल आज संविधान से संबंधित है, और संविधान भी क्या, संविधान में डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के प्रोविजन से संबंधित। संविधान एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, कमियां हैं, क्या डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पीएससी रिफॉर्म्स और क्राइसिस पर संबंधित है। किस प्रकार से, क्यों ऐसा होता है कि जो पीएससी के जो एग्जाम्स हैं वो टाइम पे नहीं होते, पेपर लीक्स काफी ज्यादा होते हैं, केसेस कोर्ट में चले जाते हैं, क्यों वैकेंसीज टाइम पर नहीं आती। ये सारे जो इश्यूज हैं हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कैसे स्टेट पीएससी को रिफॉर्म किया जा सकता है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी हाल ही में ना तेलंगाना स्टेट पीएससी काफी ज्यादा चर्चा में है। 2023 में ना, यानी 2 साल पहले वहां पे ना एस्पायरेंट्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। क्यों? एग्जाम पोस्टपोन करवाने के लिए। स्टूडेंट्स का आरोप यह था कि एग्जाम में सिस्टमिक फेलियर्स हुए हैं, इस वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अब क्या हुआ है 2 साल बाद? अब 2 साल बाद दिसंबर 2025 में ना तेलंगाना में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। किन लोगों की? सारे जो स्टेट पीएससीज हैं उनके चेयरपर्सन इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है वही ट्रस्ट डेफिसिट। स्टूडेंट्स का सिस्टम के ऊपर से ना भरोसा उठ गया है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता है सिस्टम के ऊपर। हर एग्जाम जो है वो कंट्रोवर्सी बन जाता है। तो ये जो पीएससी के चेयरपर्सन की कॉन्फ्रेंस होगी ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस 19-20 दिसंबर को, ये देखो फिर से एक बार मौका है स्टेट पीएससीज में रिफॉर्म लाने का। इससे पहले कि देखो हम बात करें इश्यूज की, थोड़ा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखो, आजादी से पहले ना इंडियंस ये चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में ना मेरिट चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं सिर्फ वही चुन के आए। ब्रिटिश सर्विस कमीशन हमारे देश में प्रशासन के लिए सिविल सर्वेंट्स का चुनाव करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डिमांड थी स्वराज, हमारी डिमांड थी मेरिट। और अंग्रेजों ने देखो फाइनली हमारी बात को सुन भी लिया था। फाइनली हमारी बात को सुन लिया था। 1918 की बात है। 1918 में देखो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी 1918 में, और इस रिपोर्ट ने कहा था कि एक परमानेंट ऑफिस जरूर होना चाहिए इंडिया में सिविल सर्वेंट्स का चुनाव करने के लिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने देखो ये भी बोला, ये जो परमानेंट कमीशन होगा ना, ये सिर्फ मेरिट पे काम करेगा, पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर रहेगा। और इस रिपोर्ट के बेसिस पे देखो 1926 में ना हमारे देश में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि यूपीएससी को वैसे भी बने 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस पर प्री में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। मेंस में भी पूछ सकती है यूपीएससी। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था ना पहला हमारे देश में 1926 में, इसको बनाने में ना ली कमीशन जो आया था ना 1924 में, उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर आता है 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने क्या कहा था? देखो, इस एक्ट ने ना फेडरलिज्म पे काफी ज्यादा फोकस किया था। इस एक्ट ने यह बोला था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसके लिए अलग से फेडरल कमीशन हो, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए अलग से प्रोविंशियल कमीशन हो। मतलब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये भी अलग अलग होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग। यही मॉडल देखो बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी फॉलो किया। आज देखो आर्टिकल 315 के तहत ना यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों काम करते हैं। और डॉक्टर BR अंबेडकर ने यह बोला था कि देखो पीएससी जो है वो देश की सुरक्षा दीवार होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या आज स्टेट पीएससी
सुरक्षा दवार जैसा काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? आंसर आपको भी पता है, आंसर है नो। और अभी अगर देखो स्ट्रक्चर कंपेयर करें ना, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो हैं, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, बड़े भाई छोटे भाई के स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें, देखो यूपीएससी का जो माहौल है ना, थोड़ा तो पॉलिटिकली स्टेराइल है। पॉलिटिकल स्टेराइल मतलब यूपीएससी में ना पॉलिटिक्स की दखलंदाजी बहुत कम है, ना के बराबर है। चोरी छुपे थोड़ी बहुत चलती हो तो देखो हम कह नहीं सकते, दबी जुबान में कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत नेपोटिज्म चलता है इंटरव्यू वगैरह में। अदरवाइज देखो बड़े स्केल पे यूपीएससी में पॉलिटिक्स की दखलंदाजी नहीं है। लेकिन देखो एक चीज जरूर है जो आप भी मानोगे, यूपीएससी में ना आइडियोलॉजिकल बेसिस पे मेंबर्स जरूर बनाए जाते हैं। अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों को यूपीएससी का मेंबर बनाएगी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो कांग्रेस अपने बंदों को अपनी आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन रखने वाले लोगों को मेंबर बनाती थी। यह आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है ताकि जब इंटरव्यू होना तो उस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो ज्यादा निकल के आए। शायद यही सोच होती होगी, है ना? तभी तो बीजेपी अपने लोगों को कमीशन का मेंबर बनाती है, कांग्रेस अपने लोगों को। तो इस लेवल पे तो चलता है, ये आपको भी समझ में आता होगा। राइटर ये बोलते हैं यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो मेरिट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुने जाते हैं। देखो मेरिट और एक्सपीरियंस होता होगा, मतलब मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता, यूपीएससी के मेंबर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन हां आइडियोलॉजी रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड होना जरूरी है। अदरवाइज यूपीएससी का मेंबर बनना किसी आम प्रोफेसर के लिए बहुत कठिन है, आम किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत कठिन है। मेरी तो कुछ जैसे बात भी हुई है, जो रिटायर्ड डीजीपी वगैरह हैं, तो उनसे कई बार बात होती है, तो हाँ भाई अब सरकार के साथ आपकी अच्छी बनती है तो सरकार आपको क्या पोस्ट दे सकती है। तो जैसे रिटायर्ड डीजीपी है, उन्होंने बताया कि देखो मुझे सरकार ये पोस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं यूपीएससी मेंबर अगर मुझे बना दे तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन सरकार बनाना नहीं चाहती मुझे। लेकिन ये तभी बात वो कर पा रहे थे क्योंकि उनके रिलेशन सरकार के साथ अच्छे थे, समझ रहे हो? अदरवाइज जिसके रिलेशन सरकार के साथ अच्छे नहीं होते, जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, फिर वो सरकार उन्हें मेंबर नहीं बनाती, फिर वो रिटायरमेंट के बाद में कोई पोस्ट नहीं देती। और यूपीएससी मेंबर बनने के लिए ना संविधान में कोई फिक्स क्वालिफिकेशन लिखा नहीं गया है। देश के हर जोन से मेंबर लेने की सरकार कोशिश करती है कि एक साउथ से आ जाए, एक नॉर्थ से आ जाए, वेस्ट से आ जाए, ईस्ट से आ जाए। मतलब ऐसा ना लगे कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही सारे यूपीएससी के मेंबर्स हैं। कोशिश करती है कि सरकार हर जोन से मेंबर आ जाए। और लेकिन देखो जनरली यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी एज आपको 55+ मिलेगी और काफी हाई रेपुटेशन वाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट पीएससी की बात करें, यहां पे माहौल देखो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लिंक्ड होता है। मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर तक राजनीति आपको घुसी हुई मिलती है। यहां पे चलता है स्पोइल सिस्टम। स्पोइल सिस्टम मतलब जैसे ही स्पोइल सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टी पावर में आती है ना, वो अपने वफादारों को जॉब दे देती है। तो उसी प्रकार से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यही होता है। स्टेट में जो सरकार चुनती है ना, वो क्वालिफिकेशन और पब्लिक एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देती है और ऐसे लोगों को मेंबर बना देती है जो डिजर्विंग नहीं होते, लेकिन बस वो रूलिंग पार्टी के लॉयल होते हैं, वो रूलिंग पार्टी के वफादार होते हैं। मतलब देखो सही बताऊं तो ना, वफादार तो यूपीएससी में भी होते हैं, लेकिन वो कम से कम एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइंग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर होते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ऐसे लोगों को मेंबर बना दिया जाता है जो डिजर्विंग ही नहीं होते, जो एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ राजनीति की है, उनको सीधा सीधा बना दिया जाता है। आपको यूपीएससी में चेयरपर्सन या मेंबर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो सीधा सीधा पॉलिटिकल लीडर को मेंबर बना दिया जाता है, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो एक्सपीरियंस नहीं है। यह फर्क है, समझे? दोनों चीजों में फर्क है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फिर नेक्स्ट पॉइंट यह आता है, देखो यूपीएससी के पास में ना पैसा ज्यादा है, क्योंकि सेंटर के पास में देखो पैसों की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, तो मैनेजमेंट में फर्क है। उन्होंने ना 1985 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1985 में एक मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। क्या बनाई?
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1985 में। ये मिनिस्ट्री देखो सिर्फ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाती है, ये एडवांस में बताते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, इसलिए यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो एकदम परफेक्ट ढंग से चलता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बता देते हैं एडवांस में इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज के लिए आपको रिक्रूटमेंट चलता है। लेकिन स्टेट लेवल पे देखो अंधेर नगरी है। स्टेट्स में मैन पावर प्लानिंग ना बिल्कुल राम भरोसे हैं, इनके पास अक्सर देखो पैसा ही नहीं होता सैलरी और पेंशन देने के लिए, इसलिए ये रिक्रूटमेंट एज बढ़ा देते हैं ताकि पेंशन ना देनी पड़े, नए रिक्रूटमेंट रोक देते हैं। स्टेट में कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल नहीं होती, इसलिए कोई रेगुलर वैकेंसीज को नोटिफाई करने वाला नहीं होता। जब देखो वैकेंसी नहीं है तो स्टेट पीएससी फिर एग्जाम क्यों करवाएगा, समझ गए? ये सीधा सीधा डिफरेंस है। अब आते हैं हम एक्चुअल एग्जाम प्रोसेस पे। एक्चुअल एग्जाम प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? देखो यूपीएससी ना रेगुलर कमेटीज बनाता है सिलेबस को रिव्यू करने के लिए। हालांकि देखो मुझे यूं लगता है पर्सनली सिलेबस बहुत पुराना हो गया है, एआई का जमाना है, आप ठीक है कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल देते हो, फिर भी मेमोरी जो है मतलब कितना आपकी यादाश्त है वो सब चेक होता है एग्जाम में। एग्जाम कोई बच्चा 4-5 साल लेता है, 4-5 साल एग्जाम ना क्लियर हो तो उसके पास में कोई बैकअप नहीं होता, एग्जाम पूरा 1 साल तक चलता है। इन सब चीजों में सुधार आना जरूरी है। चलो ये तो मैंने अपने मन की भड़ास निकाल ली, क्योंकि देखो मुझे तो एग्जाम देने नहीं है अभी, लेकिन मैं दिन रात बच्चों से मिलता हूं तो मुझे लगता है ये रिफॉर्म आने बहुत जरूरी है। यूपीएससी में एक स्किल ऐड होनी चाहिए कि हाँ बेहतरीन स्किल अगर यूपीएससी ना भी क्लियर हो तो उस स्किल के बेसिस पे कैंडिडेट की बढ़िया जॉब लग जाए। कुछ ना कुछ होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एग्जाम सिस्टम होना चाहिए कि यूपीएससी के कई सारे एग्जाम्स, कई सारे जो वैकेंसीज हैं वो एक ही एग्जाम के थ्रू फिल हो, हर एक सर्विस के लिए अलग से एग्जाम ना हो, जैसे सीएपीएफ के लिए अलग से एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अलग से एग्जाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे एग्जाम्स को इंटीग्रेट कर दो ताकि बच्चा एक ही एग्जाम की तैयारी करे और रैंक के बेसिस पे उसको बढ़िया पोस्ट मिल जाए जैसे उसकी रैंक हो। कोई बहुत मुश्किल रिफॉर्म नहीं है। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये नहीं बोला कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी के एग्जाम से मर्ज कर दो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओपोजिशन की गवर्नमेंट्स विरोध करेंगी, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम से तो कम शुरुआत की जा सकती है ना, समझ गए? तो हाँ, यूपीएससी जो आर्टिकल कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, बीच बीच में मैं अपनी कमेंट्री भी दे रहा हूं क्योंकि मैं बायस्ड हूं इस आर्टिकल में, तो क्योंकि मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है चीजों की, इसलिए मैं बीच बीच में अपनी राय भी देता जा रहा हूं। यूपीएससी देखो रेगुलर कमेटीज बनाता है सिलेबस रिव्यू करने के लिए आर्टिकल के अनुसार, सिविल सर्वेंट्स, एकेडमिशियंस सब मिलकर सिलेबस बनाते हैं। पेपर सेट करने के लिए बेस्ट टैलेंट को बुलाया जाता है, प्रोफेसर्स को, और मॉडरेशन होता है अलग अलग सिलेबस, अलग अलग ऑप्शनल की मार्किंग के बीच में ना, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स या फिर दूसरे साइंस के ऑप्शनल हैं उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, ह्यूमैनिटीज में नहीं आते, तो यूपीएससी बाद में स्केलिंग कर देती है, मॉडरेशन कर देती है, और अलग अलग इवन जीएस में भी अलग अलग एग्जामिनर्स की मार्किंग को बैलेंस करने के लिए भी मॉडरेशन होता है। ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी का परफेक्ट बैलेंस है। अगर गलती होती है तो यूपीएससी तुरंत एक्शन लेता है। मुझे तो लग रहा है सारी आइडियल चीजें हैं। ठीक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी आइडियल ढंग से काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इंटरव्यू में कितना वो है, स्केलिंग इंटरव्यू में कर ही नहीं पाते, एक बोर्ड इतने मार्क्स दे देता है, दूसरा बोर्ड कम मार्क्स दे देता है, और मॉडरेशन और स्केलिंग होती है लेकिन क्या पैरामीटर्स हैं, सीक्रेसी है, सुधार की गुंजाइश है। यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से अच्छा कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हालात हैं? सिलेबस देखो सालों तक पुराना चलता रहता है, रिव्यू नहीं होता, पेपर सेट करने के लिए सिर्फ स्टेट को लोकल रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, क्वेश्चन पेपर में गलतियां होती हैं, इवेल्युएशन में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा देखो रिजर्वेशन, आप देखिए स्टेट पीएससी ना अक्सर रिजर्वेशन अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन तो जैसे सीधा सीधा एससी एसटी ओबीसी, लेकिन देखो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मतलब एससी एसटी ओबीसी के अंदर वुमेन, डिसेबल्ड दोनों को मिक्स करने में ना गलती कर देते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जोनल कोटास की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर मामला
कोर्ट में चला जाता है, लिटिगेशन फाइल हो जाती है, फिर स्टूडेंट्स बेचारे एग्जाम की तैयारी छोड़ के वकील ढूंढने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन। चलो इश्यूज तो हमने डिस्कस कर लिए, सॉल्यूशन मैं चाहता हूं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताऊं। पहला सॉल्यूशन, अरे नहीं भाई आराम से, हाँ पहला सॉल्यूशन, मिनिस्ट्री बनाओ। कौन सी मिनिस्ट्री? स्टेट्स को ना पर्सनल मैनेजमेंट के लिए ना अलग से मिनिस्ट्री बनानी चाहिए, जैसे सेंटर ने बना रखी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये जो मिनिस्ट्री है ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये 5 साल का ना एक रोड मैप बनाए, 5 साल का एक रोड मैप बनाए, पहले से तय हो कि अगले 5 साल में कितनी भर्ती करनी है, तो उसके बेसिस पे चीजें चलें। दूसरा स्टेप क्या लेना होगा? दूसरा स्टेप ये लेना होगा, आप ना संविधान में बदलाव करो। क्या बदलाव करो? राइटर कहते हैं एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है। जैसे देखो 41 यानी 41वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में। इस अमेंडमेंट ने ना एज जो है रिटायरमेंट की वो 60 से 62 कर दी थी कमीशन के मेंबर्स की। अब एज लिमिट को ना और ज्यादा चेंज कर दो, मिनिमम एज जो है 55 कर दो ताकि एक्सपीरियंस्ड लोग आए, और जो मैक्सिमम एज है वो 62 से बढ़ा के 65 कर दो। फायदा क्या होगा? जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स है ना, जो 60 पे रिटायर होते हैं, वो स्टेट पीएससी में आ सकेंगे, उनका एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। तो मिनिमम एज 55 और मैक्सिमम एज 65 कर दो, ताकि सीनियर सिविल सर्वेंट्स रिटायर होने के बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आ सकें। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप देखो ये है, सही लोगों का चुनाव करो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनने के लिए। राइट पीपल, या फिर यूं लिख दो क्वालिफिकेशन रिफॉर्म, क्वालिफिकेशन रिफॉर्म लेके आओ स्टेट पीएससी में। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कम से कम देखो सेक्रेटरी रैंक का जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी रैंक का जो ऑफिसर है वो मेंबर बन सके, इस प्रकार की आप क्वालिफिकेशन रखो। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स जिनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ये आप क्वालिफिकेशन में मेंशन कर सकते हो। और ये भी मैंडेटरी कर सकते हो कि पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाने के लिए ना लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करना मैंडेटरी हो। इससे देखो अपने लोगों को भर्ती करने का जो कल्चर है वो खत्म होगा, कि जैसे ही सरकार चेंज हुई अपने लोगों को भर्ती कर दिया, वो जो कल्चर है वो खत्म होगा। फिर नेक्स्ट है सिलेबस से संबंधित पॉइंट, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को देखो रेगुलर रिवाइज करो यूपीएससी के हिसाब से। यूपीएससी नहीं कर रहा है, यूपीएससी पीछे है सिलेबस रिवाइज करने में। खैर कोई बात नहीं, आर्टिकल का पॉइंट ये है यूपीएससी के हिसाब से रेगुलर सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। और चेंजेस करने से पहले ना पब्लिक से कंसल्ट कर लो, स्टूडेंट्स की राय लो। रीजनल टॉपिक्स जो हैं, जैसे स्टेट के टॉपिक्स हैं, जैसे राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान के टॉपिक्स हैं, उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखो, एमसीक्यू फॉर्म में पूछो। क्योंकि देखो लोकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ना टीचर्स कम होते हैं और सब्जेक्टिव चेकिंग थोड़ी बायस्ड हो सकती है। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि स्टेट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्म में पूछो, ताकि स्टेट्स सब्जेक्टिव टॉपिक्स सब्जेक्टिव फॉर्म में ना पूछने पड़े, क्योंकि वहां पे टीचर्स कम होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, यानी आंसर्स वाले क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। अच्छा पॉइंट है, राइटर ने कुछ पॉइंट तो सोच के लिखे हैं। और देखो मेंस एग्जाम जो है ना, मेंस एग्जाम भी ना मिक्स होना चाहिए, मेंस एग्जाम भी मिक्स होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए मेंस में भी। गूगल ट्रांसलेट पे आप निर्भर मत करो, अच्छे से हिंदी का ट्रांसलेट करो, ह्यूमन ट्रांसलेटर्स यूज करो ताकि मीनिंग चेंज ना हो। और क्वेश्चन पैटर्न ऐसा हो जो चैट जीपीटी भी सोल्व ना कर सके। ये तो बहुत मुश्किल चीज बोल दी। क्वेश्चन पैटर्न ऐसा हो जो चैट जीपीटी भी सोल्व ना कर सके। और रट्टाफिकेशन जो है वो बंद होना चाहिए। रट्टाफिकेशन तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है, हर एग्जाम में रट्टाफिकेशन, हर एग्जाम में। तो ये चौथा पॉइंट है। अब 5वां स्टेप राइटर देते हैं, वॉचडॉग। वॉचडॉग मतलब
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। स्टेट पीएससी का जो सेक्रेटरी होता है ना, वो सीनियर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जिसको पहले स्कूल एजुकेशन या बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो एग्जाम को बढ़िया ढंग से कंडक्ट करवाए। जिसने बोर्ड एग्जाम्स या फिर दूसरे एग्जाम्स बढ़िया ढंग से कंडक्ट करवाए या थोड़ा तो उसके पास में एक्सपीरियंस होगा ना। तो ये सारे पॉइंट हैं। ये देखो एक एक करके मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। थोड़े 5 पॉइंट बताएं, थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से बता दिए, आर्टिकल में थोड़े रैंडम थे। लास्ट में कंक्लूजन भी राइटर देते हैं। देखो, स्टूडेंट्स का टाइम और एनर्जी कोर्ट केसेस में नहीं जाने चाहिए जो कि स्टेट पीएससी में जाते हैं। अगर ये रिफॉर्म लागू होते हैं तो स्टेट पीएससी भी ना यूपीएससी की तरह वाइब्रेंट बन सकता है। और एक चीज देखो, ये याद रखनी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है अच्छी रिक्रूटमेंट। अगर देखो रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाएगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, G20 समिट और G20 समिट की आउटकम के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना कल्पना कीजिए, आपकी ना एक्सटेंडेड फैमिली का, आपकी फैमिली के साथ एक डिनर चल रहा है। मतलब फैमिली में ना सिर्फ आपकी क्लोज्ड फैमिली है जो 4-5 लोग होते हैं, इसके अलावा भी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी हैं डिनर में। लेकिन उस डिनर में ना जो सबसे बड़ा, सबसे सीनियर, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा आवाज में वेटेज रखने वाला जो इंसान है वो डिनर में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो होस्ट से नाराज है, जानबूझ के इस वजह से नहीं आया। तो कैसा लगेगा? G20 समिट में भी वैसा ही हुआ है। डिटेल से हम जानेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। इस साल का जो G20 समिट है वो कहां पे हुआ? वो साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ। और ये हिस्ट्री में देखो पहली बार हुआ है कि G20 का समिट साउथ अफ्रीका में हुआ। इवन अफ्रीका की धरती पर भी पहला ये G20 समिट है। आपको 2023 का साल याद होगा, इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को 2023 में मेंबर बनाया था G20 का। इंडिया ने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2023 का जो समिट है वो इंडिया में हुआ था। तो अब अफ्रीका की जो आवाज है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है G20 समिट में। और इस समिट का जो मूड था, इस बार जो G20 का समिट हुआ ना साउथ अफ्रीका में, इस बार जो G20 समिट का मूड था वो ग्लोबल साउथ वाला था। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग नेशंस। अब जो ये ग्लोबल साउथ वाले देश हैं यानी डेवलपिंग नेशंस हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं। तो G20 के समिट में जो डिक्लेरेशन निकल के आया, उस डिक्लेरेशन में डेवलपिंग नेशंस यानी ग्लोबल साउथ के हालत की, उनके दर्द की झलक देखने को मिली। मतलब जो डिक्लेरेशन निकल के आया ना G20 का, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन इश्यूज पे फोकस किया गया। और यहां देखो एक ना अफ्रीकन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? उबंतू। उबुंतू, ये देखो ये टाइटल में ही है, मिसिंग उबुंतू। ये अफ्रीकन कंसेप्ट है उबुंतू। उबुंतू का मतलब समझो आप, इसका मतलब है आई एम बिकॉज वी आर। मतलब मैं हूं क्योंकि हम हैं, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप लोग ही नहीं हैं तो फिर मैं भी नहीं हूं। समझ गए? फिर से बोलता हूं, उबुंतू का मतलब है आई एम बिकॉज वी आर, मतलब हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन आप ना सबसे बड़ी आयरनी देखो, दुनिया इंटरकनेक्टेड होने की बात कर रही है और दुनिया का सबसे बड़ी जो पावर है आज के समय में यूएसए, वो गायब है। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया इस समिट में। और इस समिट में देखो एक खास बात, जब भी देखो वार की बात होती है ना, सिर्फ यूक्रेन की बात होती है, तो इस समिट ने ना वार पर चुप्पी नहीं साधी। समिट में यह बोला गया कि हमें जस्ट पीस चाहिए, जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस। समिट में सूडान की बात हुई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बात हुई, पैलेस्टीन की भी बात हुई, यूएन चार्टर को याद किया गया। अब यहां पे देखो एक चीज आप ध्यान देना, जो वेस्टर्न मीडिया है ना वो सिर्फ यूक्रेन कवर करता है। वेस्टर्न मीडिया सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को जगह ही नहीं देता। लेकिन G20 ने ना अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हाईलाइट किया। तो ये देखो ग्लोबल साउथ की ना ताकत है। अब इसके बाद आते हैं इंडिया के रोल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया को G20 समिट में लीड किया और उन्होंने देखो अफ्रीका के लिए ना 6 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स सजेस्ट किए। अब ये इंपॉर्टेंट है, साइड में देखो ये जो
आप इन्फोग्राफिक देख रहे हो ना, इसमें नीचे ये 6 इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके बता भी देता हूं। जैसे सबसे पहले है ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ये ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, देखो हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, ट्राइबल नॉलेज, इसे देखो डिजिटल लाइब्रेरी में रखा जाए और पूरी दुनिया इससे सीखे, खास करके अफ्रीका। फिर दूसरा है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, देखो अफ्रीका में भी ना इंडिया की तरह यूथ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन स्किल्स की कमी है। तो इंडिया ने प्रपोज किया कि हम ना 1 मिलियन अफ्रीकन्स को ट्रेन करेंगे। तो ये देखो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मेरे मन में आ रहा है यार, हमारे देश में तो पहले ट्रेन कर लो अच्छे से। ठीक है, लेकिन कोशिश तो देखो चल रही है, थोड़ी और चीजें फास्ट चलनी चाहिए, अच्छे से चलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, देखो कोविड-19 ने ना हमें सबको, पूरी दुनिया को जबरदस्त सबक सिखाया। अब फ्यूचर महामारी के लिए ना एक इमरजेंसी टीम होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में डिजास्टर के लिए एनडीआरएफ है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया में इमरजेंसी से निपटने के लिए एक इमरजेंसी टीम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। यहां पे ये देखो इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ऑन ड्रग टेरर नेक्सस। ड्रग्स का पैसा देखो टेररिज्म में लगता है, तो इसे रोकने के लिए एक बढ़िया ग्लोबल इनिशिएटिव चलाया जाए। और ये देखो इंडिया की भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में भी ड्रग का पैसा बहुत ज्यादा लगता है, नॉर्थ ईस्ट में भी, कश्मीर में भी। नेक्स्ट ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब के लिए सैटेलाइट डेटा को यूज किया जाए और वो ओपन होना चाहिए, अलग अलग देश उस डेटा को यूज कर सकें। तो इंडिया ने बोला कि हमारा जो इसरो है वो अपना डेटा शेयर करेगा दूसरे देशों की भलाई के लिए, ताकि दूसरे देश अपने एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो डेटा यूज कर सकें। फिर लास्ट है G20 क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। आप बेसिक समझो, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये बैटरीज के लिए चाहिए। अभी देखो चाइना का डोमिनेंस है इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में, तो इनिशिएटिव होना चाहिए इनकी सर्कुलरिटी पे। सर्कुलरिटी मतलब इनकी रिसाइकलिंग पे और रीयूज पे, ताकि डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स की दूसरे देशों के ऊपर कम से कम हो। क्रिटिकल मिनरल्स का रीयूज अच्छे से होना चाहिए, इनका रिसाइकल अच्छे से होना चाहिए, तो इनकी सर्कुलरिटी पे फोकस होना चाहिए। ये है छठा इनिशिएटिव। तो ये 6 इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किए, तो ये आप लिख सकते हो। फिर देखो इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, तो वो सब कुछ अच्छा भी नहीं था, इंडिया थोड़ा निराश भी हुआ। क्यों? क्योंकि टेररिज्म के मुद्दे पे 2023 में जब ये G20 का समिट इंडिया में हुआ था ना, तो टेररिज्म के बारे में जो लैंग्वेज थी काफी स्ट्रॉन्ग थी डिक्लेरेशन में, लेकिन इस बार जोहान्सबर्ग में डिक्लेरेशन में टेररिज्म के ऊपर जो लैंग्वेज है वो हल्की थी। जबकि रिसेंट टाइम्स में देखो काफी अटैक्स हुए हैं, जैसे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेरर अटैक था, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ। तो इतने सीरियस थ्रेट्स के बाद भी G20 के डिक्लेरेशन में टेररिज्म का कंडेमनेशन बहुत वीक था, तो ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा। और अब आते हैं सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामा पर, मतलब यूएस के राष्ट्रपति समिट में नहीं आए। सिर्फ वही नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने इस समिट को बाइकआउट कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक डिप्लोमेट भेजा, वो भी ऑब्जर्वर बनाकर, मतलब लीडर जो थे यूएस गवर्नमेंट के वो इस समिट से गायब थे। आप पूछोगे सर क्यों? रीजन देखो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। यूएस ने ये बोला कि साउथ अफ्रीका में ना व्हाइट माइनॉरिटी फार्मर्स के खिलाफ ना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। यूएस ने ये बोला कि साउथ अफ्रीका में ना जो व्हाइट माइनॉरिटी फार्मर्स है ना, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, सरकार उनके साथ में भेदभाव कर रही है और वहां पे ब्लैक्स को जमीन वापस देने की बात हो रही है। यूएस का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है व्हाइट फार्मर्स के साथ में। थोड़ा सा इस बात का ना मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखो साउथ अफ्रीका में ना दशकों तक अपार्थीड था। अपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति वहां पर लागू थी।
जो व्हाइट्स माइनॉरिटी थी ना, उनकी सरकार हुआ करती थी और ब्लैक्स पे काफी अत्याचार हुआ करता था, ब्लैक्स के साथ में भेदभाव हुआ करता था। समझ गए? मतलब गोरों का राज था, ब्लैक्स पर अत्याचार होता था। आज वही यूएस उल्टा आरोप लगा रहा है, वही यूएस कह रहा है कि व्हाइट्स माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव हो रहा है और ब्लैक्स की सरकार है, ब्लैक्स वहां पे मेजोरिटी में है। समझ गए? तो ये देखो हिस्ट्री का मजाक है। कितने दशकों तक ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार किया, जो माइनॉरिटी व्हाइट्स थे वो गवर्नमेंट में थे, अपार्थिड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपार्थिड रूल के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट हुआ था, तब जाके वहां पे सिस्टम चेंज हुआ। लेकिन अब यूएस ये बोल रहा है कि व्हाइट माइनॉरिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ गए? तो ये पॉइंट है। देखो जो G20 है ना, लास्ट में राइटर बोलते हैं G20 जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है। अगर देखो सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस ही नहीं आएगी तो फिर इस ग्रुप की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और 2026 में यूएस खुद G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो क्या वो इस ग्रुप को लेकर सीरियस भी है या नहीं है, या फिर धीरे धीरे जो ये G20 ग्रुप है वो फेल होता जा रहा है? G20 की होप क्या है? G20 की होप ये है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, सबको बराबर की आवाज मिलेगी। लेकिन यूएस का एक्शन जो है वो यूएस की एरोगेंस को दिखाता है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई, जो ग्लोबल साउथ हैं, डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये साथ आ रहे हैं, और जो वेस्ट है वो अलग थलग पड़ रहा है। लेकिन देखो पावरफुल नेशंस को ना एक चीज समझनी होगी कि ग्रुप को साइडलाइन करके पावर बचती नहीं है, इंस्टीट्यूशन बल्कि कमजोर होता है। इसलिए आप इंस्टीट्यूशन को कमजोर मत करिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, संविधान से संबंधित है। आपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो काफी ज्यादा प्रोवोकेटिव है और आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करेगा ये आर्टिकल। देखो अक्सर ना हम संविधान को बिल्कुल परफेक्ट आइडियल डॉक्यूमेंट मानते हैं। जब भी विवाद होता है हम बोलते हैं संविधान को फॉलो करो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में संविधान जो है वो आइडियल परफेक्ट डॉक्यूमेंट है? राइटर तो बोलते हैं नो। आप याद कीजिए 1940s में जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी तो उनमें कौन लोग थे? ज्यादातर लोग देखो एलीट लिबरल मेल्स थे, लॉयर्स वगैरह ज्यादातर एलीट लिबरल मेल्स थे। लेकिन जब वो बैठते थे ना संविधान के ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, तो अलग अलग सोसाइटीज उनको ना खत लिखा करती थी कि भैया ये जो डिमांड है आप स्वीकार करिए, हमारी इस डिमांड को संविधान में जगह दीजिए। तो उनमें से एक था डीफ एंड डम सोसाइटी, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनकी सोसाइटी ने ना अपनी कुछ डिमांड्स रखी और बोला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कि आप ना संविधान में इन डिमांड्स को जगह दो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जानते हो क्या रिप्लाई किया? भैया हम आपको ना वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, इतना बहुत है, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएगी, आप क्या करोगे दूसरी चीजें मान के? तो इग्नोर कर दिया। मतलब डीफ एंड डम सोसाइटी की जो डिमांड थी उसको संविधान निर्माताओं ने इग्नोर कर दिया, ये कह के कि आपको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं डिफरेंटली एबल पर्संस को और उनसे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब संविधान बना उसके बाद देखो क्या इश्यूज निकल के आए। आर्टिकल 41 देखिए। आर्टिकल 41 ये कहता है कि स्टेट जो है वो काम करेगा जॉब्स दिलवाने में डिफरेंटली एबल पर्संस को, बीमार लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को। अब यहां पे ना आप इशू देखिए, आप बोलोगे क्या ही दिक्कत है, सही तो है, प्रोविजन तो किया गया है डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए। राइटर को दिक्कत यह है कि डिफरेंटली एबल पर्संस को ना आर्टिकल 41 में बीमार लोगों के साथ में क्लब किया गया है। मतलब कि यह ट्रीट किया गया है कि डिफरेंटली एबल पर्संस बीमार हैं, उनमें किसी चीज की कमी है। देखो पहले मॉडल यह रखा गया था वेलफेयर बेस्ड, कि हां इनकी वेलफेयर के लिए कुछ करना है। बट आज माइंडसेट चेंज हो चुका है। आज माइंडसेट है राइट बेस्ड अप्रोच का, कि ये डिफरेंटली एबल्ड पर्संस का अधिकार है कि स्टेट उनके लिए काम करे, उनके लिए उनको बाकी लोगों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो, इसके लिए उनके लिए कुछ प्रोविजंस करें। तो ये उनका राइट है। स्टेट ऐसा करके उन पर दया नहीं दिखा रहा है, ये उनका अधिकार है। तो आज मॉडल ऐसा हो गया है। फिर दूसरा इशू राइटर बोलते हैं आप ना संविधान का 7वां शेड्यूल
जो स्टेट सेंटर के बीच में पावर डिवाइड करता है। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 9 जो है वो कहता है रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। अब यहां पे भी देखो डिसेबल्ड को ना किन के साथ रख दिया गया है, अनएम्प्लॉयबल के साथ में रख दिया गया है, जो काम नहीं कर सकते। तो ये जो एंट्री है ना वो तो अपने आप में मान लेती है कि जो डिसेबल्ड है वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, तभी तो उनको अनएम्प्लॉयबल के साथ में रख दिया गया है। जबकि देखो ये तो स्टीरियोटाइप सेट करता है ना, ये स्टीरियोटाइप सेट करता है कि जो डिसेबल है वो एम्प्लॉयमेंट देने लायक नहीं है, वो अनएम्प्लॉयबल है। फिर आप तीसरा इशू देखो। अक्सर देखो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जब बात आती है ना उनको कब हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से, तो एक लाइन ये लिखी होती है इनफर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी या माइंड काम नहीं कर रहा है ठीक से, तब उनको हटाया जा सकता है। लेकिन देखो ये लिखना जरूरी था क्या? जो शरीर से कमजोर है, क्या जो लोग शरीर से कमजोर हैं वो काम नहीं कर सकते? स्टीफन हॉकिंग, शरीर उनका 90% बॉडी काम नहीं करती थी, फिर भी वो यूनिवर्स के बारे में इतनी बेहतरीन थ्योरीज दे रहे हैं। सोच के देखो, सोच के देखो। तो ये लिखना गलत था कि जो लोग बॉडी से वीक हैं उनको हटाया जा सकता है। फिर ना राइटर एक बढ़िया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एबल नेशनलिज्म का। देखो सोसाइटी जो है ना आज के समय में उन डिसेबल्स को सेलिब्रेट करती है जो सुपर अचीवर हैं। पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनकी स्टोरीज को इंस्पायरिंग करके बताया जाता है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया जाता है। लेकिन देखो ऐसे लोग तो, ऐसे डिफरेंटली एबल पर्संस तो बिल्कुल लिमिटेड है ना, बहुत कम है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही हो जाती है समाज की कि आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपको ना सुपर अचीवर बनना पड़ेगा, आपको इंस्पायरिंग होना पड़ेगा। आप अगर नॉर्मल हो तो इससे काम नहीं चलेगा। तो सिलेक्टिव एम्पैथी है स्टेट की डिफरेंटली एबल पर्संस के प्रति। जैसे एक बात ये की जाती है, इवन सुप्रीम कोर्ट में ना ओंकार गोंड केस में ना डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करता है, साइनिंग सन्स एंड डॉटर्स। अच्छी चीज है, लेकिन बात वही है, दूसरे जो डिफरेंटली एबल पर्संस है ना जो स्टेट के खिलाफ थोड़ा सा भी बोलते हैं, जैसे GN साई बाबा, फादर स्टैन स्वामी, अब ये भी डिफरेंटली एबल्ड थे। अब इन्होंने जेल में ना बेसिक फैसिलिटीज की डिमांड की, उनको बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिली। तो मतलब ये है जो जब डिफरेंटली एबल्ड पर्संस नेशनलिज्म के ढांचे पर फिट बैठते हैं, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो देखो बढ़िया ट्रीट किया जाता है, उनको शाइनिंग स्टार्स बोला जाता है। लेकिन जो इस नेशनलिज्म के डेफिनेशन पर खरा नहीं उतरते उनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती हैं। तो एबल नेशनलिज्म का कंसेप्ट है यहां पे कि अगर आप सरकार द्वारा बनाए गए नेशनलिज्म के कंसेप्ट पे ठीक बैठ रहे हो तो आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी सरकार को चैलेंज किया तो फिर बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं दी जाएंगी। तो इवन ऐसा भेदभाव क्यों, राइटर बोलते हैं। फिर देखो 5 चीजें राइटर बताते हैं, 5 चीजें क्या क्या चेंज होनी चाहिए आज जब हम डिफरेंटली एबल पर्संस की बात करें। सबसे पहले देखो हमें ना लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। हम मेडिकल मॉडल से ह्यूमन राइट्स मॉडल पर शिफ्ट हों, इसकी स्टेट को कोशिश करनी होगी। डिफरेंटली एबल पर्संस बीमार नहीं है, जस्ट उनके ह्यूमन राइट्स की बात है। दूसरा देखो लॉस को ना रिव्यूज किया जाना चाहिए, अनएम्प्लॉयबल जैसे वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए डिफरेंटली एबल पर्संस के साथ में। और कोर्ट्स को देखो डिसेबिलिटी को ना चैरिटी नहीं मानना चाहिए, डिफरेंटली एबल पर्संस को डिसेबिलिटी को एक डिग्निटी के लेंस से कोर्ट को देखना चाहिए। जैसे कि देखो अमर्त्य सेन की ना कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो कहती है फोकस इस पे मत करो कि इंसान में क्या कमी है, फोकस इस पे करो कि सिस्टम ने क्या बैरियर्स खड़े किए हैं। समझ गए? संविधान इंक्लूसिव देखो तभी होगा जब हम इन साइलेंसेस को ना भरेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ना ये देखो एक सेल्फ करेक्शन का ना मौका देता है। अच्छा आर्टिकल था, काइंड ऑफ डिफरेंट आर्टिकल था। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से रिलेटेड, इसी पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।